एपिसोड में आपका स्वागत है। पीएससी जर्नल द्वारा किया गया ये इनिशिएटिव भारतवर्ष के लिए ये पहली बार पब्लिक सेक्टर के वेल्थ का, पब्लिक सेक्टर के मूल्यांकन का और पब्लिक सेक्टर किस प्रकार से भारत की जीडीपी में और भारत की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान दे रही है, इसके बारे में हम आपको पहली बार इस चीज़ को लेके आए हैं आपके सामने। मैं प्रोफेसर अय्यर, एडिटर एट लार्ज पीएससी जर्नल एवं एडिटर इन चीफ एंड पब्लिशर इनर्शिया जर्नल, और मेरे साथ फिर से हमारे दिग्गज गेस्ट तीन बड़े दिग्गज गेस्ट हैं आपके सामने। और मेरी दाहिनी ओर योगेंद्र प्रसाद जी, जो एनएचपीसी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं और पब्लिक सेक्टर के अनेकों रूप से देखा जाए तो बहुत बड़े दिग्गज हैं और इन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया और राष्ट्र उद्धार के लिए भी बहुत कुछ किया। और मेरे साथ दूसरी तरफ शुक्ला जी हैं मेरी बाईं ओर, एसके शुक्ला जी, जो तेहरी के डायरेक्टर रह चुके हैं और तेहरी इस देश का सबसे अहम प्रोजेक्ट्स में से एक है जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर माना जाता है, बिजली उत्पादन भी कर रहा है एवं उत्तराखंड में इसके उनकी लोगों के उद्धार के लिए तेहरी का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे साथ हैं एकदम एक्सट्रीम दाहिनी ओर पीवीएसएन मूर्ति जी, जिनके 30 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने एल्स्ट्रॉम के लिए काम किया, उन्होंने वाइथ हाइड्रो के लिए काम किया, वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। डिस्कशन हम चाहते थे कि सभी प्राइवेट सेक्टर के पब्लिक सेक्टर के हिसाब से ना हो, परंतु एक प्राइवेट सेक्टर का व्यू भी आए इसके अंदर। तो हम इस चीज़ को, चर्चा को जारी रखते हुए इस एपिसोड में ये बात करेंगे कि हमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट करना है, डाइवेस्टमेंट करना है, या ये दोनों ही नहीं करना है, या ये दोनों करना है। तो ये सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे इसका मतलब क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, डाइवेस्टमेंट का क्या मतलब है। प्रसाद साहब, डिसइन्वेस्टमेंट तो समझ में आता है कि हम कुछ प्रकार से कैपिटल रेज करना चाहते हैं, हम इस बात की चर्चा तो कर सकते हैं, पर डाइवेस्टमेंट ये तो वो हो गया कि आप अपने धरोहर को ही बेचना चाहते हैं। सर्टेनली, देखिए ये बहुत गलत काम होगा और कोई पागल गवर्नमेंट ही ये काम करेगा। डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है पूरा पब्लिक सेक्टर को बेच देना। जिस दिन पब्लिक सेक्टर को देश से बेच दिया जाएगा, ये देश कहीं नहीं रहेगा। हाँ, डिसइन्वेस्ट कीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। आप 49% पर डिसइन्वेस्ट कीजिए और उसमें आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि पब्लिक का शेयर ओपन मार्केट से लीजिए। पब्लिक का शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ कैपिटल की आवश्यकता है तो गवर्नमेंट के जो जैसे LIC वगैरह इंस्टीट्यूशंस हैं उससे लीजिए, फिर उससे नहीं पूरा होता है तो प्राइवेट से भी लीजिए, लेकिन मेजॉरिटी शेयर्स पब्लिक का होना चाहिए और वो बाजार भाव पर होना चाहिए। कोशिश कीजिए बाजार भाव पर जाने के लिए, जिससे अधिक से अधिक पैसा लाया जा सके। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो पब्लिक सेक्टर का है, जिस दिन बदल दिया जाएगा वो देश को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर का रोल इस कंट्री के फाइनेंस के कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और इसको भूला नहीं जा सकता है। जैसे पावर सेक्टर को ही लीजिए, अगर इसका पूरा डिसइन्वेस्टमेंट जिस दिन कर देते हैं एकदम पावर सेक्टर डूब जाएगा। आज भी पावर सेक्टर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने खिलौना के रूप में लिया है, उसको इंडिपेंडेंटली उसके चेयरमैन को काम नहीं करने दिया है। क्यों ख़राब हो रहा है पब्लिक सेक्टर, इसके भीतर में जाकर देखिए कि गवर्नमेंट वाले कैसे उसको परेशान करते हैं, किन किन तरीक़ों से उसको बर्बाद किए हैं। इसको पहले देखा जाए तो पता चलेगा कि पब्लिक सेक्टर क्यों इतना ख़राब हुआ है। ये कह देना जनरली कि पब्लिक सेक्टर अच्छा काम नहीं करता है, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। वो पब्लिक सेक्टर ही काम कुछ किया है कि देश में इतनी तरक्की हुई है। लेकिन मंत्रियों के हुईम पर, MLA के हुईम पर जहाँ मन करता है किसी को एम्प्लॉयमेंट दिलवा देते हैं, तरह तरह के प्रेशर आते हैं। इस बात को सोचने की कोशिश कीजिए। प्राइवेट सेक्टर अच्छा ज़रूर है लेकिन पब्लिक सेक्टर उससे कहीं भी कम नहीं है, और जितना वेलफेयर का काम पब्लिक सेक्टर करता है प्राइवेट सेक्टर कोई कर ही नहीं सकता है। नहीं, प्रसाद साहब की बात को आगे चलाते हुए आपने कहा कि अब ये हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात तो हम पूरी एक चर्चा अभी जारी रखेंगे, परंतु मैं फिर से यही बात पे आना चाहता हूँ, डाइवेस्टमेंट। अब डाइवेस्टमेंट में एक एग्जांपल शुक्ला जी के सामने रखना चाहता हूँ। डाइवेस्टमेंट तो नहीं किया परंतु प्राइवेट सेक्टर लाया एयरलाइन इंडस्ट्री में, और हुआ क्या कि हमारे पास एक एयर इंडिया थी। लोग बोले कि प्राइवेट सेक्टर का एयरलाइन आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मानते हैं कि उस पर कंपटीशन आया, बाकायदा आया, लेकिन एयर इंडिया के बिना चला नहीं एयरलाइन। आज की परिस्थिति यह है कि सबसे पहले विजय मल्ल्या साहब का वो जो किंगफिशर है उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इस देश पे बोझ बना है तो वो कंपनी बना है नंबर 1, और उसके बोझ बनने से, उनके एयरक्राफ्ट के हटने से, उनके लोगों पूरा सिस्टम में हटने से आज फ्लाइट की टिकट्स का कॉस्ट बढ़ गया। अब सेकंड जो लेवल पे स्पाइस जेट
वो भी डुबत खाते में, और जेट लंगड़ी टांग खेल रहा है। हम एक सेक्टर की बात किए तो इसमें एयर इंडिया को जिस प्रकार से बर्बाद किया गया, और एक मंत्री का नाम तो लेना ही चाहूंगा इसमें, प्रफुल्ल पटेल, जो कर दिया उसको बर्बाद। तो इस प्रकार से एक मंत्री के विम्स एंड फैंसी, जो प्रसाद साहब कह रहे हैं, किसी एक मंत्री के विम्स एंड फैंसी पे उसका बुरा हाल किया गया। वो हुआ क्या, मर्जर हुआ इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का, और वहीं सत्यानाश चालू हुआ। और ये तरीका करके इसके मूल्यांकन को नीचे लाके इसको सीधा डाइवर्स कर दिया जाए, ये प्रोग्राम था, हुआ नहीं, बच गया देश, डाइवर्स नहीं हुआ। तो आपका क्या कहना शुक्ला जी, क्या इस प्रकार के एग्जाम्पल हमें सेट करने चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं सेट करने चाहिए। आप बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा जिससे कि मैटर को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके पब्लिक को बताएं। हमारे घर में सोना है, वो सोना हमें पैतृक और पूर्व जो पीढ़ियां हैं उनसे सक्सेसिवली मिलता है, और उसको लेकर के अगर आज मैं कहीं थोड़ा बहुत तकलीफ में होता हूं तो उठा के उस सोने को मैं बाज़ार में बेच दूं, और बेच करके मैं कंज्यूमर आर्टिकल्स ले आके घर में रख लूं। अगर ये काम मैं कर रहा हूं तो मैं अपने आने वाली पीढ़ी के साथ, अपने साथ, सबके साथ बेईमानी कर रहा हूं। पूरा समाज इससे प्रभावित होगा। पब्लिक सेक्टर उसी तरह से गोल्ड है। उस गोल्ड को उठा के अगर आप डाइवेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लेने को तो 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, आप उसका प्रॉपर मूल्यांकन भी नहीं करेंगे। आपके कई मूल्यांकन में भी कई घपले हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के आप कुछ भी औने पौने दाम लगा देंगे और खरीदने वाले वहाँ लाइन में खड़े हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिए, पिछले 10-15 सालों में हमने स्कैम्स देखे। स्कैम्स क्या थे? जो हमारे कंट्री के प्राइम रिसोर्सेस थे, चाहे वो कोल का हो, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे इस तरीके से और भी जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, सबका जो हमने बिना किसी पॉलिसी के, बिना किसी प्रॉपर मूल्यांकन के जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इधर उधर, आज उन चीज़ों का हम भुगतान कर रहे हैं। उसी तरीके से जो पब्लिक सेक्टर है, ये मेरा एक रिसोर्स तैयार हुआ है, पूरे कंट्री का रिसोर्स है। पहली ज़रूरत है इसकी प्रॉपर वैल्यूएशन की, मूल्यांकन की। दूसरी बात आती है, जब हम डाइवेस्टमेंट की सोचते हैं तो हमको ये सोचना है कि ये तो हमारा वो एसेट है जो कि हमेशा हमारा काम आएगा। इतना बड़ा एसेट तैयार होना बड़ा मुश्किल का काम है, असंभव काम है। इसका हम डिसइन्वेस्टमेंट ही सोचेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट जब हम सोचेंगे तो उसका एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कि फिर से हम कोई वो गलती ना करें जिनके की वजह से वो स्कैम्स खड़े हैं। आज पूरी जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग जुडिशरी जो टॉप तक है, वो सब उसमें डूबे हुए हैं। उन्हीं चीज़ों का हम वाया मीडिया निकाल रहे हैं, उन्हीं का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। उस तरह के सोल्यूशंस निकालने में फिर से हम आने वाले 10-15 साल के लिए जनरेशन्स को डार्क में डाल दें, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो ये बड़ा पर्टिनेंट इश्यू है जो कि आप रेज कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी अहमियत है हमारे आज के लिए, कंटेम्पररी, और फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए। इन चीज़ों को हमें नज़र में रखना है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का एक प्रोसीजर हमें ड्रा करना होगा। वो प्रोसीजर ये होगा, आज जो प्रॉपर वैल्यूएशन हम करें, वो प्रॉपर वैल्यूएशन करके हम पब्लिक के पास जाए, ये देखें। इस पे मैं बिल्कुल आऊंगा शुक्ला जी इस बात पे, लेकिन मैं रिमेन करना चाहता हूं कि हम एयर इंडिया की बात कर रहे थे। एक बड़ा एग्जांपल हमने लिया यहां पर दर्शकों के लिए कि एयर इंडिया में जो काम हुआ, और जो एयर इंडिया देश की एक शान थी, वो फिर से देश की शान बननी चाहिए। वो तब बनेगी जब आप उसकी डोमेस्टिक एयरलाइन पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन पॉलिसी को अलग करेंगे। देखिए इसमें हुआ क्या है, जो पायलट डोमेस्टिक फ्लाइट चला रहा है और जो पायलट इंटरनेशनल फ्लाइट चला, क्या वो एक हो सकते हैं? नहीं। आप इस प्रकार की जो मर्जर, उसके ऊपर से एरास्टस और जो काम कर रही हैं डोमेस्टिक एयरलाइन सिचुएशन में और इंटरनेशनल में, इनको एक समझा गया। इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिसकंटेंट पैदा किया गया, उसको बर्बाद करने की पूरी प्रक्रिया लाई गई, और उसके साथ इस प्रकार का खेल खेला गया कि जो सिख था इंडियन एयरलाइन, जिसमें सर्विस की प्रॉब्लम थी, और जो वर्ल्ड क्लास था एयर इंडिया, उस दोनों को मर्जर करके एयर इंडिया का ही नुकसान कर दिया गया। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना बिल्कुल वाजिब बात है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों के अगर आप देखेंगे तो ऑपरेशन के पूरे तरीके अलग हैं। आपको जहां नॉर्थ ईस्ट में फ्लाइट लेकर के पहुंचना है, तो आप जिन कमर्शियल प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करेंगे और जिस तरीके की आप सब्सिडी देंगे और जिस तरीके से आप फ्लाइट को ऑपरेट करेंगे, वही प्रिंसिपल्स को, वही पॉलिसीज़ को, वही स्कीम्स को लेकर के आप एम्स्टर्डम नहीं जाएंगे, आप न्यूयॉर्क नहीं जाएंगे। वहां के लिए डिफरेंट आपको पॉलिसी ड्राफ्ट करनी होगी, एक डिफरेंट बिजनेस खड़ा करना होगा। उस बिजनेस को अगर उठा के आपने इंडियन सेक्टर के बिजनेस से मर्ज कर दिया, आप प्रिंसिपली इन चीज़ों को वायलेट कर रहे हैं।
वो चीज़ तब भी गलत थी, वो चीज़ आज भी गलत है और आगे अगर आप कंटिन्यू करेंगे तब भी गलत होगी। एक प्राइवेट सेक्टर वाला अगर ये करता है, आप कहेंगे कि जेट फ्लाइट वाले ये करते हैं, आप ये जरा ख्याल में रखिए कि वो बिजनेस के अंदर हर टेबल पे एक अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट का सेगमेंट तैयार करता है। वो चीज़ हमारे पब्लिक सेक्टर में नहीं होती है। यहाँ पे आपको उसको खड़ा करना पड़ेगा इंडियन सेक्टर में जो कंपटीटर्स हैं उनके लिए, इंडियन एयरलाइंस को, और उसी तरीके से एयर इंडिया को बाहर के लिए खड़ा करना होगा। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जिस प्रकार से हम ये शॉर्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन की बात है वो हम सोचें। फॉर एग्जांपल हमने बैंकिंग सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाया, हम प्राइवेट सेक्टर बैंक लाए, बेचे नहीं बैंक को, हमने इनको कंपटीशन दिया कि पब्लिक सेक्टर बैंक भी आएंगी, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी। आज देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक कितना अच्छा काम कर रही है। प्रसाद साहब, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कंपटीशन लाइए, आप बाकायदा दोनों स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को पनप दे दीजिए। चाहते हैं कंपटीशन लाइए। आज जो फ्रीडम प्राइवेट सेक्टर के बोर्ड को दिया जाता है वो फ्रीडम आप पब्लिक सेक्टर के बोर्ड को भी दीजिए। अब तब देखिए कि पब्लिक सेक्टर में क्या टैलेंट है और किस तरह वो काम करता है। पब्लिक सेक्टर में तो आप बोझ ला देते हो मंत्रालय का, मंत्री का, प्राइवेट सेक्टर फ्री होता है काम करने के लिए। अगर कोई पब्लिक सेक्टर में गलत काम करता है तो उसको फांसी चढ़ा दीजिए ना, बिल्कुल सही। लेकिन सही काम करता है तो उसको प्रेज करिए, उसकी बात करिए। लेकिन यहाँ तो है कि मंत्री के हुक्म पर देश चलना चाहता है। देखिए सिस्टम से चलता है। हम लोग बार बार जाते हैं विदेशों में भी देखते हैं कैसे अमेरिका तरक्की किया। ये तो देखने की कोशिश कीजिए कि वहाँ सिस्टम को कभी कोई तोड़ता नहीं है। यहाँ भी आप सिस्टम से करिए, जो कुछ करना है उसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाइए, उसको देखिए कि जो सिस्टम में हम चेंज करने जाते हैं वो सही है कि गलत है। यहाँ तो ओवरनाइट चेंज कर दिया जाता है। बिल्कुल, अभी यही हमने एग्जांपल दिया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इस देश में आ गया है, पब्लिक सेक्टर भी आए। और दूसरा एक एरिया है इंश्योरेंस। कितने प्राइवेट इंश्योरेंस आए, लेकिन लीडर तो LIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस ही रहे। यस, हमारी जनरल इंश्योरेंस लीजिए या पब्लिक इंश्योरेंस लीजिए, मैं तो LIC की बात करूंगा। मेरे ख्याल से LIC के बराबर की टक्कर की कोई कंपनी ही नहीं है। क्या कहते हैं मूर्ति साहब? ये तो बिल्कुल सही है। आज हम इंश्योरर के पास जाते हैं, चाहे कितने सारे लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं, लेकिन क्यों LIC के पास लोग ज्यादा जाते हैं? आज भी 70% मार्केट LIC का है, क्योंकि LIC का जो सर्विस है और जिसके पास जैसे वो सर्विस दे रहा है आजकल लोगों का, और एक चीज है कॉल रिलायबिलिटी। बिल्कुल, जो दैट रिलायबिलिटी जो है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर का LIC के साथ ही है। और जितना प्राइवेट सेक्टर का लोग आया है ना, आज का दिन में मैं देख रहा हूं बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड है उसका सर्विस से, क्योंकि कोई कुछ क्लेम सेटल नहीं होता है, उसके ऊपर कुछ क्वेरी आता है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आता है। मेडिकल इंश्योरेंस, इतना लोग आ गया आज मेडिकल इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन कोई भी कुछ नहीं है प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल इंश्योरेंस है। फिर भी लोग जाएगा न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, इसी से करवाते थे। तो इसमें तो कोई कमी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर वाला ओवरराइड कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर को। पब्लिक सेक्टर ही सर्विस दे सकता है। आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट लाइए बट प्रोफेशनलाइज कर। आप आप प्राइवेटाइज ना करके प्रोफेशनलाइज करने की कोशिश करिए। क्या कहते हैं साहब? नहीं, देखिए आप एक चीज को देखिए, मैं भी एग्जांपल दूंगा पावर सेक्टर का। जैसे कि आपने पावर सेक्टर में प्राइवेट भी लाया, गवर्नमेंट समय बहुत कम है सर, हमें बहुत समय बता रहा हूं। आज NHPC को अपने लगना कर दिया, उसमें एक नॉन टेक्निकल को चेयरमैन रखा 5 साल तक, और 5 साल से चेयरमैन ही नहीं है, और उसको आप कंपटीशन लाते हैं प्राइवेट से। प्राइवेट सेक्टर को 100 आपने दिया, एक भी उससे नहीं बना। क्या है, कौन एफिशिएंट है? पब्लिक सेक्टर एफिशिएंट है कि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है? कोलकाता हाई कोर्ट ने ओपिनियन दिया है 89 में, जो जजमेंट है कि साहब ओनली टेक्निकली कॉम्पिटेंट पीपल शुड बी द CMD ऑफ NHPC, बट इन स्पाइट ऑफ दैट गवर्नमेंट इग्नोर्ड इट एंड नथिंग इज मूविंग। राइट, तो इस प्रकार से हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हमें थोड़ा एक ब्रेक लेना पड़ेगा, और इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, एक छोटे से अल्प विराम के बाद, हम आपके साथ हाजिर होंगे इन्हीं डिस्कशन के साथ कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे या डाइवेस्टमेंट करेंगे, कुछ थोड़ी देर में इस चैनल में आपके साथ। So many of our dreams at first seem impossible, then seem improbable, and then, when we summon the will, they soon seem inevitable. Christopher Reeve. 30th December 2010. Foundation ceremony of Gujarat's solar park.
12 months later, 28th January 2012, 214 megawatts of solar power commissioned at world's first multi-developer, multi-facility, multi-technology, multi-beneficiary solar park at Charanka village, district Patan, Gujarat. 19th April 2012, Gujarat dedicates 500 megawatt power generation capacity to the nation, as Asia's largest solar park is formally inaugurated in Gujarat. We are doing this mainly to contribute in the war against global warming and climate change. The story of Gujarat's solar park is a historic feat in itself. Visualized, planned, and swiftly implemented in record time of under a year, the most notable aspects were its execution and the political willingness to go the extra mile. A plethora of complexities had to be resolved before the park could see the light of day. Acquiring land, developing infrastructure, and handing over plots to individual developers had to be done simultaneously, while sensitively handling the issue of encroachment of land pockets by locals. Approach and internal roads had to be built. Reservoirs and systems for storing, treating, and distributing water had to be created. The project site fronted the desert of Kutch, and harsh weather conditions proved to be major constraints, with frequent flooding and the remoteness of the village adding to construction costs. Total quality management played a crucial part in achieving the success of the project, with a regularly monitored, web-based system specially developed to ensure the timely accessibility of both data and information. While 1,500 laborers diligently worked round the clock, developers were taken into confidence through periodic meetings where they were updated regarding the project's development and revisions at every stage. A team of experienced officials were available on-site 24/7 to promptly address clearance and approval issues. This helped to eliminate redundancies and reduce the duplication of efforts. Activities were completed within the scheduled time frame, as every member of the project worked steadfastly around bottlenecks and ensured that the project was commissioned within schedule. A win-win project for all segments, the solar park saw many far-reaching consequences. Uniquely integrating environment, infrastructure, and social perspectives, the park led to vast areas of government wasteland being put to good use, with gainful employment benefiting larger rural sections and communication networks and irrigation water flowing through villages. This innovative approach will contribute to India's energy requirements and will create jobs and welfare without generating additional greenhouse gas emissions. As a prime example of energy conservation, with rainwater harvesting, carbon emission reduction, and groundwater recharge happening on a continual scale, the Gujarat Solar Park at Charanka bears testimony to one truth: that harnessing divine energies is the only way forward. And having the courage to go beyond one step today is the only way to a better tomorrow. Gujarat Solar Park at Charanka, partnering a journey of brilliance. पीएससी जर्नल के इस पीएससी शो में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है या हमें डाइवेस्टमेंट करना है, और चर्चा जारी है डाइवेस्टमेंट के बारे में ही। मैं एक और आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि 3 बड़े पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को डाइवेस्ट किया गया कुछ सालों पहले, और ये मैं मतलब करीब 8-10 साल की बात है ये। और वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और एक है आपका बाल्को। मैं ये, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर भी था और बाल्को था। तो पहले हम हिंदुस्तान जिंक और बाल्को की बात करते हैं, और एक प्रकार से एक ही बिजनेस हाउस को दे दिया गया था, नाम नहीं लेना चाहूंगा इस वक्त, परंतु मैं बेसिक हमारा जो बात है
प्रसाद साहब, मैं इसी बात पे आपके पास आ रहा हूं कि ये तो डाइवर्स कर दिया गया था Yes. और ये तो बहुत अच्छे कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार से और क्यों? केवल पैसे कमाने के लिए बेच दिए गए, सडनली शॉर्ट टर्म पैसा बनाना। इसे क्या समझते हैं, क्या उसे क्या फायदा हुआ, आज उसकी हालत क्या है वो देखिए। तो एक्चुअली किसी भी कीमत में पब्लिक सेक्टर प्रॉपर्टीज को, पीएसयूज को डिसइन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, इसको डाइवर्स कभी नहीं करना चाहिए। ये देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी। और कभी भी डाइवर्समेंट करने के लिए एक बड़ी कमेटी बनाइए, देखिए, पूरा सोचिए, पूरा एग्जामिन कीजिए। लेकिन मैं तो समझता हूं कि जो कुछ भी हमारा अनुभव रहा है पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर को कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट से अधिक नहीं करना चाहिए। डाइवर्स करने से खत्म हो जाता है वो हमेशा के लिए। ये हमारे लिए गोल्ड माइन है, इस गोल्ड माइन को बचा कर रखिए। और जो स्किल डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ हम लोग किया था उसको बर्बाद न होने दीजिए। और किसी इंडिविजुअल को ये शक्ति नहीं देना चाहिए चाहे वो कोई भी हो कि पूरा ही देश को बर्बाद कर दे। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को की रक्षा के लिए ये जरूरी है कि सब चीज़ ओपननेस हो, हर चीज़ को ओपन डोर डिस्कशन करने के बाद और काफ़ी मंतव्य जाहिर करने के बाद ही अगला स्टेप लिया जाए। और डिसइन्वेस्टमेंट में भी मैं यही चाहूँगा कि 51% पीएसयू का से होना चाहिए। अभी देखिए, इसी के ऊपर हम सवाल करेंगे। मेरा कहना है कि अगर अब मान गए हैं कि बेसिकली पैनल मान गया है कि डाइवर्समेंट एक बहुत डेंजरस स्टेप है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन ऑफ एसेट को ना देख के आप शॉर्ट टर्म पैसा बना के सरकार उस पूंजी को इस्तेमाल और वापर रही है। ये मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? शुक्ला साहब, आप बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं। जो एग्जाम्पल आपने लिया हिंदुस्तान जिंक का या हिंदुस्तान बाल्को का या आपने कहा आईटीडीसी का एक सेगमेंट जो था, कुछ होटल्स थे, इन रिसोर्सेज को जब डाइवेस्टमेंट किया गया था तो नहीं, होटल्स का तो मैं कहूंगा कि ठीक है वो हो गया। चलिए, हम कहते हैं बाल्को, हम तो कह रहे हैं एसेट जो रियल है। मैं ये कहूंगा कि जो आपकी प्राइम प्रॉपर्टी थी और जो आपका बाल्को का जो माइंस थी या जो माइंस आपकी जिंक थी, आप उसी तरह की सिचुएशन पा रहे हैं जैसा कि आपने कोल में किया है। बिल्कुल, आपने उसी तरीके से रिसोर्सेज को डिस्पोज ऑफ कर दिया और इनमें तो और भी गहरा आपने क्राइम किया अगर आपने ये किया है कि इनको डाइवेस्टमेंट में ले जा करके और चुपचाप प्राइवेट को हैंड ओवर किया है। बिल्कुल, यहाँ तो और भी प्रिंसिपल्स को आपने फ्लाउट किया है। ये जरूरी है कि आप पहले ये तय कर लें कि डाइवेस्टमेंट तो हमें बिल्कुल ही नहीं करना है, पब्लिक सेक्टर में हाथ ही नहीं लगाना डाइवेस्टमेंट का, क्योंकि ये पब्लिक का एसेट है। पब्लिक का एसेट है, नेशन का रिसोर्स है। नेशन के रिसोर्स को आप इस तरीके से कम मूल्यांकन करवा के खत्म नहीं कर सकते। दूसरा, जब आप डाइवेस्टमेंट करने चलते हैं तो डाइवेस्टमेंट में आपको पूंजी चाहिए, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो जरूरत है कि हमारा जो स्ट्रक्चर खड़ा है, जो पब्लिक सेक्टर है, वो अपने पैरों में खड़ा होकर के आगे बढ़े। जैसा प्रसाद जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इन चीज़ों से कि आप उस पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ने नहीं देते हो। आप चाहे ब्यूरोक्रेसी के थ्रू या मिनिस्टीरियल अकाउंटेबिलिटी के थ्रू आपके इतने उसमें इंटरफेरेंसेज होते हैं कि आप प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होने दे रहे हो। ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होने देने से, और आपके हाथ में सभी वीपन रहते हैं, चाहे सीएजी हो, चाहे आपका विजिलेंस हो, इस तरीके की चीज़ों से आप डरा करके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्लो करवा देते हो और उसका खामियाजा पब्लिक सेक्टर को भुगतना पड़ता है, आम आदमी को भुगतना पड़ता है। ये चीज़ों को हमें बदलना होगा। ये माइंडसेट आप बदल दीजिए, नंबर एक। नंबर दो, आपको प्रॉपर वैल्यूएशन करना होगा। आप ये मान के चलिए कि जब आप डिसइन्वेस्टमेंट करने चलते हैं तो आपको जिस प्राइवेट वाले को आप टारगेट करके सोच रहे हैं, वो प्राइवेट वाला जो अपना सेटअप तैयार किए हुए है उसका खुद का 5% 6% इंडिविजुअल का होगा। वो इक्विटी आप उसकी देखिए कितनी है उसमें। वहां भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि उसको 70% 80% उसको फाइनेंस की हुई हैं। देखिए, मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूं फिर से दर्शकों को, एक बार पहले भी क्लियर किया था कि ये किसी प्रकार से भी ये डिस्कशन पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं है। ये डिस्कशन पूरा है, ये जो हमारी जो आज मंत्रणा हो रही है और हमारे बीच में जो समुद्र मंथन हो रहा है इस डिस्कशन में, इसमें ये कहा जा रहा है हम पीएसयू की वैल्यूएशन की और पब्लिक सेक्टर के ऊपर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको प्रोफेशनलाइज मत करिए, लेकिन ये जो क्लासिकल मॉडल ऑफ प्राइवेटाइजेशन की और पूंजीवादी की जो बात हो रही है, प्योर पूंजीवादी बात हो रही है जो, वो उसके खिलाफ हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये एकदम एक तरफा आइडिया है। और मैं इसी में
आगे जारी करते हुए कहना चाहता हूं कि डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात कह रहे हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट जब हो रहा है मूर्ति साहब, आपको नहीं लगता कि ये मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग जो डिसइन्वेस्टमेंट है, ये आम आदमी को खरीदने का मौका देना चाहिए? ये जरूर, क्योंकि जितना पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग बना हुआ है ना, ये तो टैक्स पेयर का मनी है, ये तो आम आदमी का पैसा है। सो ये आम आदमी का अधिकार बनता है उसमें वो शेयर होल्डर बन जाए। सो जितना डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसमें कम से कम 60 to 70% होना चाहिए आम आदमी का शेयर्स शुड बी एलोकेटेड टू द आम आदमी। जो भी कंपनी खरीदना चाहता है उसका लिमिट करो 2%, 3%, 4% से, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक लिमिटेशन कर दो। लेकिन आम आदमी को ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन द पब्लिक सेक्टर्स, बिकॉज मतलब कि आपका कहना है कि जब डिसइन्वेस्टमेंट हो तो कम से कम 60 से 70% आम आदमी को मौका दिया जाए कि वो शेयर होल्डिंग आए, आम निवेशक को मौका दिया जाए कि वो इन शेयरों खरीदे, जिससे कि वेल्थ ऑफ नेशन नेशन के पास ही है और ये नेशन से बाहर नहीं जाए। क्या कहना शुक्ला जी? मैं इसी पे थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा कि जब आप इसके डिसइन्वेस्टमेंट के लिए गए हुए हैं, आप मान लीजिए टारगेट किया 60%, 70%, तो पब्लिक का हो सकता है पार्टिसिपेशन आपको 20% मिला हो। आप ये नहीं कि जो बैलेंस 50% है उसको उठा करके और डिस्पोज ऑफ करने चल दीजिए। बिल्कुल, आप वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि नहीं, हम सक्सेसिव ईयर्स में जब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो आपको पैसा आ रहा है, जो पैसा आ रहा है उसके साथ में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आप आगे बढ़िए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। आप उस दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करिए कि पब्लिक को आप फिर से उस पे ले आएंगे, उसमें इंटरेस्ट लाइए, इंटरेस्ट लाइए। और उस इंटरेस्ट को लाने का मतलब ये है कि जब आप इस बिजनेस को आगे एडवांस करेंगे, देखिए हर कोई एडवांस होते हुए बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है, तो पब्लिक उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेगी। पब्लिक आगे के जो आपके डिसइन्वेस्टमेंट के अरेंजमेंट्स होंगे उसमें डेफिनेट आएगी, और इस तरीके से हमारा काम आगे बढ़ता जाएगा। देखिए, दूसरी एक बात और मेरे को प्रसाद साहब से कहनी है। प्रसाद साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह करके हम ये एक प्रकार के पूंजीवाद और पूंजीपति को ही खाली बनाने की जगह हम कई लोगों को अमीरी की तरफ या गरीबी रेखा से उठाने का काम करेंगे? जब उसको स्प्रेड करेंगे इक्विटी को, हम क्यों एक बिजनेसमैन को उठा के दे रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर हाउस को क्यों बेच रहे हैं? हम वो ना करके आम जो आदमी है, छोटा, मैं कह रहा हूं छोटा बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, आम आदमी तो वही है, छोटा व्यापार, एक कोई अगर ठेला भी चला रहा है वो अपने प्रकार का व्यापारी है, टैक्सी चलाने वाला भी व्यापारी है, लेकिन इस छोटे आदमी को हम क्यों नहीं इसमें निवेश करने दे रहे हैं, जिससे कि वो अमीर हो जाए या वो फ्यूचर में हमारे देश को वो बल देगा, देश को बैकबोन देगा। देखिए, किसी भी कंट्री में जहां डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमेशा ये कोशिश होता है, उसका प्रिंसिपल भी है कि आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। बिल्कुल, सरकार के सारे नेता भी यही बोलते हैं कि हम आम आदमी को मौका देते हैं, लेकिन वास्तव में देना क्यों नहीं चाहते हैं? पूंजीपतियों को ही खाली मदद करें तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, नतीजा ये होता है कि क्राइम बढ़ता है, लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, प्रॉब्लम बढ़ते हैं। इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट जब पब्लिक सेक्टर का आप करने जा रहे हैं, जो पब्लिक की संपत्ति है, बिल्कुल तो हमेशा ध्यान दीजिए, लेकिन पैसा लाइए, लेकिन एक लिमिट तक लाइए। और ओपन मार्केट में जब जाइएगा, पब्लिक को भी पहले बोलिएगा कि तुम जितना लगा सकते हो लगाओ पहले, तो हो सकता है हमारा सही प्राइस भी मिलेगा, अब पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा तो उसमें पब्लिक भी खुश होगा कि भाई हमारा पार्टिसिपेट किया और हमारा पेश आगे बढ़ रहा है, और उसमें पब्लिक का प्रॉपर्टी पब्लिक के पास ही रहेगा। लेकिन किसी पूंजीपति के पास सब मत दे दीजिए और देश को बर्बाद मत कीजिए। ये देश की संपदा है, और इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए, डाइवर्समेंट नहीं होना चाहिए, और हमेशा पब्लिक की संपदा पब्लिक के पास रहनी चाहिए। यही गवर्नमेंट की प्रिंसिपल होना चाहिए, उसकी नीयत होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को यही चाहना भी चाहिए। अभी देखिए, टारगेट 50,000 करोड़ है तकरीबन इस वक्त, 50 से 60,000, मतलब हम कहना चाहेंगे यूएस डॉलर में 8 बिलियन यूएस डॉलर से 10 बिलियन यूएस डॉलर की हम पूंजी इकट्ठा करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पूंजी चाहिए हेल्थ अच्छा करने के लिए पब्लिक सेक्टर के, परंतु जो हम रास्ता बता रहे हैं कि पब्लिक को ही इसमें इंटरेस्ट दीजिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म वे में हमारी अगली जनरेशंस का फायदा हो। मूर्ति साहब, आपको लग रहा है कि इस प्रकार की सोच रख रही है या अभी भी इसको बेचने का ही प्रोग्राम हो रहा है? अभी थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डाइवेस्टमेंट, मैं कह रहा हूं कि क्या ऐसा मंशा है? थोड़ा कुछ है, लेकिन कहीं भी नजर आ रहा है हमको? इतना नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना परसेंटेज जो आम आदमी का हम लोग आज का दिन में बात कर रहे हैं ना, वो कहीं भी एलोकेशन में नहीं आ रहा है। जब तक ये नहीं आएगा एलोकेशन, 60 to 70% जो आम आदमी के लिए हम लगाना चाहिए उसमें, वो आना चाहिए गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट से, गवर्नमेंट का
जितना वो बोलेगा हम इतना डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें इतना पूंजी हम आम आदमी को देंगे, ये इतना नहीं आएंगे तो ये रोल ओवर हो जाएगा अगले साल के लिए, जैसे शुक्ला साहब ने बताया ऐसा होना चाहिए। तो जब तक ये गवर्नमेंट का विचार से नहीं आएगा, उसका पब्लिसिटी से नहीं आएगा, ज्यादा आम आदमी नहीं लग जाए। बट मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आज का दिन में आप देखेंगे जब भी जैसा डिसइन्वेस्टमेंट का आता है, बहुत लोग पब्लिक सेक्टर के अंदर ही पैसा डाल रहे हैं आज का दिन में शेयर्स में। तो बिल्कुल मैं समझ गया। आपका क्या कहना है कि अब जो कह रहे हैं कि LIC को बोल रहे हैं कि इसका शेयर खरीद लीजिए, यही चीज चल रही है और मैं इस बात पे आ गया हूं। लेकिन एक मोटा मोटी इस एपिसोड में समय थोड़ा कम हो गया हमारा, ऑलमोस्ट हम आखिरी मौके पे पहुंच गए या आखिरी चरण पे पहुंच गए। लेकिन एक निष्कर्ष निकला है इस डिस्कशन में कि डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट की बात की जाए तो डाइवेस्टमेंट तो बिल्कुल पब्लिक सेक्टर में करना देश के ऊपर एक धोखा है, देश से धोखा करने के समान है, और ये कभी नहीं करना है सरकार को, किसी भी सरकार को। और मोदी सरकार जी के लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है कि डिसइन्वेस्टमेंट से दूर रहिए और ना करिए, अपनी पूंजी को उस प्रकार से बेचिए मत। अगली जनरेशन, उसकी अगली नस्ल, उसकी अगली नस्ल, ये सभी अगर इसका भला ले पाए या इसका फायदा ले पाए तो हमें पब्लिक सेक्टर को बचा के रखना है, इनके एसेट्स को बचा के रखना है, देश की असली पूंजी को, अपने मिनरल रिसोर्स को और सबको हमको देखभाल करना है। इसलिए डाइवेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं, परंतु डिसइन्वेस्टमेंट जायज़ है, और इसमें भी अगर आम आदमी को इसमें पार्टिसिपेंट मेजॉरिटी रूप से बनाया जाए, ना कि किसी पूंजीवाद को हम इसमें प्रोत्साहन दें। और इन्हीं विचारों के साथ हम इस एपिसोड को PSC जर्नल के PSC शो में आपको हम समाप्त करते हैं और फिर आएंगे आपके साथ एक और मुद्दा लेके अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।